नमस्ते बच्चों, दिल्ली पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 के पाठ 1 हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए, कक्षा 6 हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, सबसे पहले जब हम बात बोलचाल की भाषा में जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसमें जो बात हम बोलते हैं, अपने विचार को दूसरों को बताते हैं या दूसरे जब बोलते हैं तो हम उनको सुनते हैं। तो ये बोलने और सुनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम भाषा कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये बोलने और सुनने की जो प्रक्रिया है उसको हम भाषा कहते हैं। अब जैसे भाषा का अगर परिभाषा लिखनी हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम। अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अभिव्यक्ति का मतलब हुआ कि हम अपने विचार को प्रकट करते हैं। हमारे अंदर जो विचार आती है, हर समय हर वक्त कोई न कोई विचार हमारे मन में आता रहता है, जिसको हम भाषा के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कुछ कहा तो आप उसको समझेंगे, फिर आप उसके उत्तर में मुझे कुछ बोलेंगे। तो मैंने आपसे कहा, उसको आप समझ गए और आपने मुझसे कहा, उसे मैं समझ गया। मतलब ये किसके सहायता से संभव हो पाया? तो यह भाषा की सहायता से संभव हो पाया। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा हमारे विचारों को प्रकट करने का, अभिव्यक्ति को प्रकट करने का एक माध्यम है, जिसके सहायता से हम अपने विचार को प्रकट करते हैं दूसरों के सामने में और दूसरे के विचारों को हम समझते हैं और सुनते हैं। अब आते हैं भाषा के प्रकार पर। भाषा कितनी प्रकार की? तो भाषा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। एक और तीसरी भाषा होती है जिसको मान्यता प्राप्त तो नहीं है, लेकिन उसके बगैर न तो हम कभी भाषा को पूर्ण ही नहीं कर सकते। अब जैसे पहला है मौखिक भाषा। अब बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुन रहे होंगे। तो मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, इसमें कहीं भी कलम कागज की जरूरत नहीं पड़ती है, न लिखना पड़ता है न सोचना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं भी कागज कलम के बारे में सोचना नहीं है। तो जहां कागज और कलम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बोलने से ही आप समझ लेते हैं या आप बोलते हैं तो मैं समझ लेता हूं, तो ऐसी भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, और बच्चों दूसरा आता है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा के लिए हम लोगों को कागज और कलम की आवश्यकता होती है। आप कुछ लिखते हैं कागज पर कलम की सहायता से, वो उसको मैं पढ़ता हूं और तब मैं उसको समझता हूं। जैसे कि सुबह सुबह आपके घरों में समाचार पत्र आते होंगे, आप उनको लेकर पढ़ते होंगे, आप अपनी कक्षा की किताबें पढ़ते होंगे। तो इन सभी चीजों में लिखने की आवश्यकता होती है। तो लिखी हुई चीज को पढ़ के जब आप समझते हैं तो वो लिखी हुई चीज जो है वो लिखित भाषा कहलाती है। और ऐसे मौखिक, जैसे प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं आप प्रधानमंत्री का जब भाषण सुनते हैं आप समझ लेते हैं, इसका मतलब है कि वो मौखिक है, उसमें सिर्फ आपको सुनना है और एक व्यक्ति को बोलना है और एक को सुनना है। तो इन भाषा को मौखिक और जो लिख के व्यक्त किया जाता है उसको लिखित। तीसरी एक और भाषा होती है जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्योंकि जब हम किसी को कुछ बोलते हैं कभी कभी, तो हम बिना कुछ बोले या बिना कुछ लिखे भी अपने विचार को प्रकट कर देते हैं। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है, तो आप हाँ या ना में सर हिला देते हैं, जिससे वो सामने वाला यह समझ जाता है कि इनको आ रहा है इसका उत्तर या नहीं आ रहा है। तो ये जो सर हिलाने वाली बात हुई हाँ या ना में,
इसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप बच्चों आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में जब कोई बल्लेबाज चौका मारता है, कोई छक्का मारता है, अंपायर क्या करता है, अंपायर चौका पर ये इशारा कर देता है, छक्का मारने पर ऐसे इशारा कर देता है, तो बाकी लोग दर्शक ये समझ जाते हैं कि अभी छक्का हो गया, अभी चौका हो गया। तो ऐसे सांकेतिक भाषा को भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं, लेकिन ये आधिकारिक भाषा नहीं है। इसलिए बच्चों भाषा के मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। अब हम आते हैं मौखिक भाषा को बोलने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि संकेत करके एक दूसरे को हम समझा सकते हैं, तो ये सारे सांकेतिक भाषा मौखिक भाषा में प्रयोग किया जाता है। लेकिन लिखित भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं लिपि पर। लिपि होता क्या है? तो दोस्तों अभी देखिए यहां लिखा हुआ है भाषा, अब यहां लिखा हुआ है भ आश। आपने ये कैसे जाना कि ये भ है, ये श है, ये क है, ये ख है? मतलब हमको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। कोई भी भाषा लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। उनको किस नाम से जानते हैं? लिपि के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार मैं समझा दूं, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ खास चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिनको हम लिपि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिपि के नाम से जानते हैं। जैसे यहां फिर से एक बार डिफिनेशन मैंने लिखा है, भाषा को लिखने में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह लिपि कहलाते हैं। ठीक है। अब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, हमारे भारत में भी कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो सभी भाषाओं में हम अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा अगर हम बोलते हैं तो उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर अंग्रेजी भाषा लिखते हैं तो उसमें रोमन लिपि का प्रयोग होता है। जैसे कि उर्दू भाषा लिखते हैं तो उसमें फारसी का प्रयोग होता है। जैसे कि पंजाबी भाषा अगर लिखते हैं तो उसमें गुरुमुखी लिपि का प्रयोग होता है। बच्चों पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का प्रयोग होता है। मतलब ये भाषा है, ये लिपि है, ये भाषा है, ये लिपि है। तो हिंदी को लिखने में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, अंग्रेजी को लिखने में रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है, उर्दू को लिखने में फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता है, और पंजाबी को लिखने में गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह बांग्ला भाषा अगर लिखना है तो उसमें बांग्ला लिपि भी प्रयोग किया जाता है, उसके लिपि का भी नाम बांग्ला ही है। इसलिए बांग्ला भाषा को भाषा को लिखने के लिए बांग्ला लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पार्ट 1 है, यानी भाग 1। ये जो हमारा वीडियो बना बच्चों, ये भाग 1 हुआ। अब हम दूसरे भाग में यह जानेंगे कि भारत में कितनी सारी भाषाएं हैं, और उन भाषाओं में भी भारत में एक भाषा है, फिर बोली क्या है। हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली बोलते हैं, तो बोली क्या है, भाषा और बोली में अंतर क्या है, भारत के संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, इन इत्यादि